हेलो स्टूडेंट्स, मोनू भट्ट दिस साइड। आज हम लोग बात करने वाले हैं 12th इकोनॉमिक्स से एक चैप्टर जिसका नाम है मनी और मनी सप्लाई पे। तो आज का हमारा चैप्टर होगा मनी। देखिए, आज की सारी दुनिया मनी पर डिपेंड करती है। मनी आज हमारी लाइफ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लोग कहते हैं कि मनी सब कुछ होता है, लेकिन अगर हम उसको सब कुछ ना माने तो भी मनी बहुत कुछ होता है। तो आज हम लोग इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि मनी क्या है, मनी काम क्या करता है, मनी सप्लाई क्या होती है, या मनी सप्लाई के इंडिया में कौन कौन से कंसेप्ट काम में लिए जाते हैं। मैं मनी पे बात करूं उससे पहले, क्या जब मनी नहीं था तो एक्सचेंज नहीं होता था? होता था। तो मनी नहीं था तब क्या था? मनी नहीं था तब था बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम था जिसके अंदर गुड्स को हम गुड्स के साथ एक्सचेंज किया करते थे। जिस इकोनॉमी में ये बार्टर सिस्टम परफॉर्म होता था उसको बोला जाता था C2C इकोनॉमी। C2C इकोनॉमी कहा जाता था उसको। तो बार्टर सिस्टम या C2C इकोनॉमी, इनके अंदर कुछ कमियां रही होंगी जिसकी वजह से ये सिस्टम फ्लॉप हुआ और उसके बाद हमें मनी की जरूरत पड़ी। तो हम मनी पे बात करें उससे पहले हमें बात करनी होगी इस बार्टर सिस्टम की लिमिटेशंस पर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बार्टर सिस्टम की लिमिटेशंस पर। और बार्टर सिस्टम की पहली लिमिटेशन थी जिसको नाम दिया जाता है लैक ऑफ ड्यूअल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। मैंने कहा लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम, और इसमें पहली लिमिटेशन है लैक ऑफ ड्यूअल को इंसिडेंस ऑफ वांट। देखिए, ड्यूअल कोइंसिडेंस ऑफ वांट कब बनता है? ड्यूअल कोइंसिडेंस ऑफ वांट तब बनता है जब एक पर्सन की कमोडिटी दूसरे पर्सन की वांट हो और दूसरे पर्सन की कमोडिटी पहले पर्सन की वांट हो। सपोज ए पर्सन के पास व्हीट है एंड ही नीड्स राइस, उसको राइस चाहिए। तो कोई ऐसा बंदा उसको मिलना चाहिए जिसके पास व्हीट हो और उसको राइस की जरूरत पड़े, तब तो बार्टर सिस्टम में एक्सचेंज किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं किया जा सकता। देखिए, जब रूरल इकोनॉमी जहां पे लोग एक दूसरे को जानते थे वहां तो बार्टर सिस्टम पॉसिबल था, लेकिन आज की इकोनॉमीज में जो कि डायनामिक इकोनॉमीज हैं या जिसमें ट्रेड होता है, उन इकोनॉमीज में ड्यूअल कोइंसिडेंस एस्टैब्लिश करना ही पॉसिबल नहीं है, या नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कहा जा सकता है इसको। तो पहली समस्या जो मनी को जरूरत पड़ी हमें, जो था ड्यूअल कोइंसिडेंस ऑफ वांट का नहीं पाया जाना या इसको बनाने में डिफिकल्टी होना। सेकंड लिमिटेशन की बात करते हैं और हम बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ वैल्यू की। ऑफ वैल्यू, मान लिया ड्यूअल कोइंसिडेंस ऑफ वांट एस्टैब्लिश हो गया, मेरे पास व्हीट है, मुझे राइस चाहिए, कि कोई बंदा मुझे ऐसा मिल गया जिसके पास राइस है और उसको व्हीट चाहिए, हम दोनों म्यूचुअल ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, लेकिन किस रेट पर करेंगे? ये अगला क्वेश्चन था कि एक बार्टर सिस्टम में एक गुड की वैल्यू दूसरी गुड में निकाली जाती थी। कोई कॉमन यूनिट वहां पर नहीं थी जिसके अंदर हम गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो यहां पर दो समस्याएं जनरेट होती थी। पहली समस्या यह थी कि एक गुड का दूसरी गुड में वैल्यू निकाला कैसे जाए, और दूसरी समस्या थी कि अगर हमने वैल्यू निकाल ली है तो उसको याद कैसे रखा जाए। सपोज मैंने कहा 3 गुड्स हैं, ए, बी और सी। अब यहां पर 3 वैल्यूज कैलकुलेट होंगी, ए की बी में, बी की सी में और सी की ए में। जैसे ये गुड बढ़कर के 4 होती हैं, वैल्यू बढ़कर के 6 हो जाएंगी, बी की डी में, सी की डी में और ए की डी। जैसे ये गुड 5 होती हैं, वैल्यूज बढ़कर के 10 हो जाएंगी।
तो ये एक बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टास्क हो गया था कि एक गुड की वैल्यू को दूसरी गुड की वैल्यू में निकाला कैसे जाए, और निकाल लिया है तो उसको याद कैसे रखा जाए। इस समस्या का सॉल्यूशन भी मनी बहुत इजीली कर देता है। तीसरी समस्या वो थी स्टोरेज ऑफ वेल्थ की। देखिए, बार्टर सिस्टम में स्टोरेज जो किया जाता था या तो वो गुड्स की फॉर्म में किया जाता था या वो एनिमल्स की फॉर्म में किया जाता था। और दोनों में दो बहुत बड़ी समस्याएं थी कि एक तो स्टोरेज के लिए प्रॉपर हमें स्पेस चाहिए था, और दूसरा गुड्स पेरिशेबल होती हैं और एनिमल कैन डाई। सपोज एक पर्सन ने 100 काउज इकट्ठी की, तो उनको रखने के लिए पहली बात तो स्पेस चाहिए, और दूसरी समस्या यह है कि उन काउज के अंदर या गायों के अंदर अगर कोई बीमारी फैल गई और वो सारी की सारी मर गई तो उसकी तो सारी वेल्थ ही क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। मनी ने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी बहुत इजीली कर दिया, क्योंकि मनी को स्टोर करने के लिए ना तो कोई बहुत बड़े स्पेस की जरूरत होती है और ना ही मनी पेरिशेबल होता है कि जो खराब हो जाएगा या मर जाएगा। तो तीसरी प्रॉब्लम जो थी दैट वाज स्टोरेज ऑफ वेल्थ की। चलिए, इस स्टोरेज से ही अगली प्रॉब्लम निकली बार्टर सिस्टम की, दैट वाज ट्रांसफर ऑफ वेल्थ। अगर हमने खुदा न खास्ता गुड्स को स्टोर कर लिया और हमें गलती से उनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना पड़ गया, इट विल बिकम अ मोर डिफिकल्ट टास्क। मैंने अभी का एग्जांपल लिया था कि एक पर्सन के पास 100 काउज हैं और उन काउज को उसको एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर ट्रांसफर करना कैसे करेगा, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टास्क। तो ट्रांसफर करना वेल्थ को बहुत बड़ा डिफिकल्ट टास्क था। सपोज मेरे पास सीकर में एक मकान है और मुझे कहीं और वो मकान, मुझे कहीं और शिफ्ट होना, मान लिया मुझे उदयपुर शिफ्ट होना है। अब या तो मुझे कोई ऐसा बंदा मिले जो कि उदयपुर में रहता हो और उसको सीकर में शिफ्ट होना है, तो मैं सीकर से उसके मकान में चला जाऊंगा, वो मेरे मकान में आ जाएगा। अदरवाइज क्या मैं बजरंगबली बन जाऊं कि जैसी आराम हो गया काम? पॉसिबल नहीं। तो बार्टर सिस्टम में ट्रांसफर ऑफ वेल्थ बड़ा डिफिकल्ट था, इसलिए हमें मनी की जरूरत पड़ी। एंड द नेक्स्ट प्रॉब्लम, डेफर्ड पेमेंट्स were not possible। पहली बात तो डेफर्ड पेमेंट होते क्या है? डेफर्ड पेमेंट वो पेमेंट होते हैं जिनको हम प्रेजेंट में ना करके फ्यूचर में करते हैं, और डेफर्ड पेमेंट सबसे बड़ी बात है ऑलवेज बेस्ड ऑन इंटरेस्ट। डेफर्ड पेमेंट हमेशा इंटरेस्ट पर बेस्ड होते हैं, और बिकॉज बार्टर सिस्टम में इंटरेस्ट का कैलकुलेशन नहीं हो सकता, इसलिए बार्टर सिस्टम में डेफर्ड पेमेंट्स भी पॉसिबल नहीं थे। जब डेफर्ड पेमेंट पॉसिबल नहीं थे तो बैंकिंग सिस्टम के बारे में तो सोचना ही असंभव था बार्टर सिस्टम के अंदर। और लास्ट प्रॉब्लम जो बार्टर सिस्टम की थी, दैट वाज ट्रांजैक्शन ऑफ अनडिविजिबल गुड्स। ऐसी गुड्स का ट्रांजैक्शन बार्टर सिस्टम में नहीं किया जा सकता था जिन गुड्स की वैल्यू इक्वल नहीं है और जो अनडिविजिबल है। सपोज एक बंदे के पास एक काऊ है एंड ही नीड्स अ पेयर ऑफ शूज, उसको जूते चाहिए, तो क्या वो गाय देकर के जूते ले सकता है? नहीं ले सकता, क्योंकि गाय की वैल्यू और जूते की वैल्यू बराबर नहीं है। और क्या गाय को डिवाइड किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता, क्योंकि उस केस में गाय मर जाएगी और जूते भी नहीं मिलेंगे, फिर वो पड़ेंगे, क्योंकि गौरक्षक समिति वाले तुम्हारे जूते मारेंगे। तो बार्टर सिस्टम में अनडिविजिबल गुड्स का ट्रांजैक्शन पॉसिबल नहीं था। तो बेसिकली ये 5 प्रॉब्लम्स ऐसी थी जिन्होंने बार्टर सिस्टम को आगे नहीं बढ़ने दिया और बार्टर सिस्टम फ्लॉप हो गया। तब जाकर के इकोनॉमी में मनी को इन्वेंट किया गया।
अब समस्या ये आती है कि व्हाट इज मनी। नेक्स्ट योर प्रॉब्लम इज व्हाट इज मनी। मनी है क्या? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मनी? तो इकोनॉमिक्स के सबसे ज्यादा डिबेटेबल इश्यूज में अगर कोई है तो वो डेफिनेशन ऑफ मनी है। जिसके जो मन में आई उसने वो डेफिनेशन मनी की दी। दैट मीन्स वी कैन नॉट फाइंड द यूनिवर्सल डेफिनेशन ऑफ मनी इवन टुडे। आज तक हम मनी की कोई एक यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं निकाल पाए। डिफरेंट इकोनॉमिस्ट ने डिफरेंट बेसिस पर इसको डिफाइन किया है। जैसे 3 बेसिक डेफिनेशन के क्राइटेरियाज हैं। सबसे पहला डेफिनेशन का क्राइटेरिया है मनी के फंक्शंस के बेसिस पर। दूसरा क्राइटेरिया है उसकी सोशल एक्सेप्टेंस के बेसिस पर। और तीसरा क्राइटेरिया है उसकी लीगल बेसिस पर। फंक्शंस के बेसिस पर मनी को मोटे तौर पर 4 लोगों ने डिफाइन किया। सबसे पहले क्राउथर ने किया, फिर मार्शल ने किया, फिर कीन्स ने किया और फिर हार्टले विदर्स ने किया। सबसे पहले हम क्राउथर की डेफिनेशन पे जाते हैं। तो क्राउथर ये कहता है कि एनी कमोडिटी विच इज वाइडली एक्सेप्टेड एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड यूनिट ऑफ अकाउंट इज कॉल्ड मनी। तो 2 फंक्शंस क्राउथर की डेफिनेशन में मेनली माने जाते हैं। एक तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज और दूसरा यूनिट ऑफ अकाउंट। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं इस डेफिनेशन को कि एनी कमोडिटी विच इज वाइडली एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड यूनिट ऑफ अकाउंट इज कॉल्ड मनी। यानी कि वो कमोडिटी मनी है जिसको हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर या फिर जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करती है और यूनिट ऑफ अकाउंट के तौर पर किसी भी कमोडिटी की कमोडिटी की वैल्यू को कैलकुलेट करती है। उस कमोडिटी को क्या कहा जाएगा? मनी कहा जाएगा। सेकंड डेफिनेशन आई मार्शल की। मार्शल ये कहते हैं कि एनी कमोडिटी विच परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यूनिट ऑफ अकाउंट एंड स्टोरेज ऑफ वेल्थ, दैट इज कॉल्ड मनी। तो मार्शल ने इस डेफिनेशन को थोड़ा सा वाइड किया और उन्होंने 3 फंक्शंस के बेसिस पर मनी को डिफाइन किया। पहला मीडियम ऑफ एक्सचेंज, दूसरा यूनिट ऑफ अकाउंट और तीसरा स्टोरेज। ये 3 फंक्शंस बताए मार्शल ने। उसके बाद अगली डेफिनेशन जो दी गई दैट वाज गिवन बाय कीन्स, जॉन मैनार्ड कीन्स। कीन्स क्या कहते हैं? एनी कमोडिटी विच परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ यूनिट ऑफ अकाउंट, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोरेज एंड स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, दैट विल बी कॉल्ड मनी। तब इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए कि सबसे पहले क्राउथर ने 2 फंक्शंस लेकर के मनी को डिफाइन किया, मार्शल ने 3 फंक्शंस को लेकर के मनी को डिफाइन किया और कीन्स ने 4 फंक्शंस को लेकर के मनी को डिफाइन किया। अगली डेफिनेशन दी गई वो बड़ी आसान सी डेफिनेशन है लेकिन बहुत वाइड डेफिनेशन है, विच वाज गिवन बाय हार्टले विदर्स। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं मनी इज व्हाट मनी डज। मनी वो है जो मनी का काम करे। इसका मतलब ऐसी कमोडिटी जो मनी के सारे फंक्शंस परफॉर्म करती है उस कमोडिटी को हम क्या बोलने वाले हैं? मनी बोलने वाले हैं।
तो इन डेफिनेशंस को याद करने का एक बहुत सिंपल सा तरीका है, 2 फंक्शन के बेस पर क्राउथर की डेफिनेशन, 3 फंक्शन के बेस पर मार्शल की डेफिनेशन, 4 फंक्शन के बेस पर कीन्स की डेफिनेशन और सारे फंक्शंस के बेसिस पर हार्टले-विदर्स की डेफिनेशन। तो ऐसे करके 4 डेफिनेशंस फंक्शंस के बेसिस पर हम मनी की पढ़ते हैं, जनरली जो पढ़ी जाती है। वैसे बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने बहुत सारी डेफिनेशंस दे रखी है। इसके बाद हम अगले टॉपिक पे आते हैं, एंड दैट इज लीगल बेसिस पर मनी को कैसे डिफाइन किया गया है। तो लीगल बेसिस पर 2 इकोनॉमिस्ट हुए, एक नैप और दूसरे हार्ट्रे। इन दोनों ने मनी को डिफाइन किया। एनी कमोडिटी इज कॉल्ड मनी आफ्टर बीइंग डिक्लेयर्ड मनी बाय द लीगल अथॉरिटीज ऑफ द कंट्री। कोई कमोडिटी किसी कंट्री की लीगल अथॉरिटीज द्वारा मनी डिक्लेयर होने के बाद क्या कहलाती है? मनी कहलाती है। इसका मतलब उस कमोडिटी को मनी माना जाएगा जिस कमोडिटी को लीगली मनी क्या कर दिया गया है? डिफाइन कर दिया गया है। लास्ट डेफिनेशन जो जनरल एक्सेप्टेंस के बेसिस पर मैं आपको बता रहा हूं वो सेलिगमैन की। ये भी एक इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने इसको डिफाइन किया। तो सेलिगमैन ये कहते हैं एनी कमोडिटी विच इज सोशली एक्सेप्टेड एज अ मनी इज कॉल्ड मनी। यानी कि जिस कमोडिटी को सोसाइटी या समाज ने मनी मान लिया है उस कमोडिटी को हम क्या बोलेंगे? मनी बोलेंगे। तो ऐसे करके ये 5-6 डेफिनेशंस हैं जो आप मनी की पढ़ते हैं। इसके बाद हम अगली बात पे आते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड फंक्शंस ऑफ मनी। या उससे भी पहले मैं एक और बात करूंगा, फॉर्म्स ऑफ मनी, ऑफ मनी। तो मनी के देखिए 4 फॉर्म्स बताए हुए हैं। सबसे पहले फिएट मनी। फिएट मनी क्या होती है? फिएट मनी वो मनी होती है जिसको लीगली डिक्लेयर किया गया है, दैट इज फिएट। जैसे 10 रुपए का नोट, 50 रुपए का नोट, 100 रुपए का नोट, 200 रुपए का नोट, 500 रुपए का नोट, 2000 रुपए का नोट। ये मनी जो कि लीगली डिक्लेयर की गई है ये फिएट मनी कहलाती है। दूसरी होती है फ्यूडिशियरी मनी। फिड्यूशियरी मनी उसको बोला जाता है विच इज बेस्ड ऑन ट्रस्ट, जो विश्वास पर आधारित होती है, उस मनी को हम फिड्यूशियरी मनी बोलते हैं। जैसे मैंने सीधा एक एग्जांपल दिया, चेक। किसी बंदे को मुझे पैसा देना है और मैंने उतने अमाउंट का एक चेक काट कर दे दिया, तो क्या मैंने उसको पैसा दे दिया? नहीं, मैंने उसको विश्वास दिया है ये चेक पकड़, बैंक से जाकर के तुझे पैसा मिल जाएगा। तो जो मनी ट्रस्ट पर बेस्ड होती है उस मनी को हम बोलते हैं फ्यूडिशियरी। तीसरा होता है क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी जिस मनी की कमोडिटी वैल्यू कम होती है और मनी वैल्यू ज्यादा होती है उस कमोडिटी, उस मनी को बोला जाता है क्रेडिट मनी। यानी कि जिस कमोडिटी से वो मनी बनी है और जो उसकी एक्चुअल मनी वैल्यू है वो, उन दोनों में जो डिफरेंस होता है तो उसको बोला जाता है क्रेडिट मनी। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, हमारा 2000 रुपए का नोट, कब तक वो 2000 में चलेगा? जब तक कि उसको लीगली 2000 का डिक्लेयर किया हुआ है। किस दिन रात को 8 बजे अगर मोदी जी प्रकट हो गए और उन्होंने कहा कि भाई और बहनों कल रात, आज रात 12 बजे से 2000 के नोट नहीं चलेंगे, उनकी लीगल एक्सेप्टेंस खत्म हो जाएगी, तो क्या होगा? कल से वो 2000 रुपए का नोट रद्दी के भाव में बिकेगा, क्योंकि उसकी कमोडिटी वैल्यू 0 है, यह एक कागज का टुकड़ा है। जैसे किसी टाइम पर 1000 रुपए का नोट नवंबर 2016 से पहले 1000 रुपए का नोट 1000 में चलता था, आज उस पर समोसे रख करके भी खाए जा सकते हैं, क्योंकि उसकी लीगल एक्सेप्टेंस क्या हो गई है? खत्म हो गई है। तो इसका मतलब उसकी लीगल एक्सेप्टेंस जब तक थी तब तक वो 1000 रुपए का था, आज वो 1 रुपए का भी नहीं। तो वो मनी क्या कहलाती है? क्रेडिट मनी कहलाती है। और चौथा होता है फुल बॉडीड मनी।
जिसकी कमोडिटी वैल्यू और मनी वैल्यू दोनों इक्वल होती है, उस मनी को बोला जाता है फुल बॉडीड मनी। फुल बॉडीड मनी का मतलब सीधा साधा ये हो गया, एग्जांपल अगर मैं इसका लेने जाऊं तो मैं एग्जांपल लेता हूं पुराने जमाने में 1 रुपए का सिक्का जो कि सिल्वर का बनता था। ब्रिटिश काल के अंदर जो 1 रुपए का चांदी का सिक्का आता था वो फुल बॉडीड मनी का एग्जांपल है, क्योंकि उसकी चाहे कमोडिटी बेची जाए तो उस समय 1 रुपया मिल जाया करता था और उसकी मनी वैल्यू भी कितनी थी, 1 रुपया थी। तो उसकी कमोडिटी वैल्यू और मनी वैल्यू दोनों वैल्यूज बराबर बराबर की थी, इसलिए उसको क्या बोला जाएगा, फुल बॉडीड मनी बोला जाएगा। और पांचवा होता है जिसको हम बोलते हैं नियर मनी। जिसको हम तुरंत मनी में, ऐसी कमोडिटी जिसको तुरंत मनी में कन्वर्ट करना पॉसिबल है, जस्ट लिक्विड फॉर्म में उसको तुरंत ही बदला जा सकता है, उस मनी को क्या बोला जाता है, नियर मनी। दोज असेट्स which can be easily or which can be quickly converted into money, उनको हम बोलते हैं नियर मनी। जैसे सबसे बढ़िया एग्जांपल इसका लिया जाता है गोल्ड। कभी भी हम इस गोल्ड को सुनार के पास जाकर के मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं, हमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, तो इसको क्या बोला जाएगा, नियर मनी बोला जाएगा। तो कुल मिलाकर के आपके पास मनी की 5 फॉर्म है। सबसे पहले मैंने कहा फिएट मनी जो कि लीगली डिक्लेयर्ड है, दूसरा मैंने कहा फिड्यूशियरी मनी विच इज बेस्ड ऑन ट्रस्ट, तीसरा मैंने कहा क्रेडिट मनी जिसकी कमोडिटी वैल्यू कम होती है और मनी वैल्यू ज्यादा होती है, फुल बॉडीड मनी जिसकी कमोडिटी वैल्यू और मनी वैल्यू दोनों इक्वल होती हैं, और लास्ट नियर मनी जिसको वो असेट जिनको कभी भी लिक्विडिटी या मनी में कन्वर्ट किया जा सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, नियर मनी बोलते हैं। तो ऐसे करके ये 5 फॉर्म मनी की हमने पढ़ी है। अगली क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं फंक्शंस ऑफ मनी की और मनी सप्लाई की। तब तक इस वीडियो को देखते रहिए और अपने मित्रों को भी बताइए कि हाँ, अगर उनको समझ आता है तो वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इन क्लासेस का बेनिफिट ले सकते हैं, क्योंकि अभी स्कूल्स कब खुलेगी शायद मोदी जी को भी नहीं पता। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।